हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षय। आप देख रहे हैं AKS इंजीनियरिंग अकेडमी यूट्यूब चैनल को। जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में फ्लूइड मैकेनिक्स को स्टार्ट कर दिया। उस फ्लूइड मैकेनिक्स के वीडियोस में हमने फ्लूइड मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन और फ्लूइड की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में जाना, जैसे कि डेंसिटी, स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड स्पेसिफिक वेट। तो अगर आप इन सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो कृपया करके हमारे FM वाली प्लेलिस्ट में जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो बेसिकली आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं कोहेजन और अडैशन को फिर से डिस्कस करना चाहता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोहेजन एंड अडैशन। चलिए, तो देखिए कोहेजन और अडैशन। बेसिकली अगर हम बात करें कोहेजन की और दूसरी बात करें अडैशन की, तो देखिए कोहेजन क्या होता है, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में जाना है। कोहेजन क्या होता है, सेम पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट अट्रैक्शन फोर्स, उसी को क्या कहा जाता है, कोहेजन फोर्स कहा जाता है। ठीक है, या फिर कोहेसिव फोर्स कहा जाता है। ठीक है, तो इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो सिंपल लिखेंगे, प्रेजेंट attraction present in same type of molecules। ठीक है, अगर कोई अट्रैक्शन सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट है तो उसे क्या कहा जाता है, कोहेसिव फोर्स कहा जाता है। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, कोहेसिव फोर्स। ठीक है, और इस टोटल फेनोमेना को, मींस जो मॉलिक्यूल के बीच में कोहेसिव फोर्स डेवलप्ड हो रहा है, उसको क्या कहा जाता है, कोहेजन। उसी फेनोमेना को, फेनोमेना मींस क्या होता है, घटना। ठीक है, उसी घटना को क्या कहा जाता है, कोहेजन कहा जाता है। ठीक है, इन दिस फेनोमेना एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड कोहेजन। ठीक है, इसी फेनोमेना को क्या कहा जाता है, कोहेजन कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अडैशन के बारे में जानते हैं। तो अडैशन क्या होता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, तो अट्रैक्शन प्रेजेंट इन डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अट्रैक्शन प्रेजेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगर कोई डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स है, उनके अगर बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स है तो उसको क्या कहा जाता है, अडैशन फोर्स कहा जाता है। ठीक है, क्या कहलाते हैं, अडैसिव फोर्स। ठीक है, क्या कहलाता है, अडैसिव फोर्स। उसी को क्या कहा जाता है, अडैसिव फोर्स। और इसी टोटल फेनोमेना को क्या कहा जाता है, अडैशन कहा जाता है। ठीक है, एंड दिस फेनोमेना is called अडैशन। ठीक है, तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले कोहेजन का, तो कोहेजन में क्या बताया था मैंने आपको, वाटर वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, या मैंने बोला ग्लास और ग्लास के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हमने अडैशन में तो क्या हो जाएगा, वाटर एंड ग्लास मॉलिक्यूल। ठीक है, वाटर और ग्लास मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, या फिर कह सकते हैं पेपर और फेविकॉल के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, उन्हीं को क्या कहा जाता है, अडैशन कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो कोहेजन और अडैशन शायद आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैंने थोड़ा सा अच्छे लैंग्वेज में इसे क्लियर कर रहा है। ठीक है, चलिए
ठीक है, तो आज का हमारा नया टॉपिक है दैट इज सरफेस टेंशन। ठीक है, चलिए पहले सरफेस टेंशन को बेसिकली समझते हैं कि सरफेस टेंशन होती क्या है। ठीक है, जब भी कोई लिक्विड, ठीक है समझिएगा, जब भी कोई लिक्विड किसी इमिसिबल लिक्विड से मिलता है, या फिर बोल सकते हैं जब भी कोई फ्लूइड किसी इमिसिबल फ्लूइड से मिलता है, तो उसकी टॉप सरफेस पे, ठीक है, तो उसके टॉप सरफेस पे क्या क्रिएट होता है, एक अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स क्रिएट होता है, जिसके कारण वहां पे एक थिन लेयर या फिर थिन मेम्ब्रेन डेवलप्ड होती है, उसी को क्या कहा जाता है, सरफेस टेंशन कहा जाता है। क्लियर है? चलिए तो इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई कंटेनर है और इस कंटेनर में फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है, और अभी जो फ्लूइड है मैं उसको लिक्विड समझ रहा हूं, ठीक है, और ये कुछ इस टाइप से लेयर्स बनी हुई है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, दो मॉलिक्यूल्स लिए, एक मॉलिक्यूल ए और एक मॉलिक्यूल बी, ठीक है, थोड़ा सा बारीकी से समझिएगा। तो एक मॉलिक्यूल लिया ए, एक मॉलिक्यूल लिया बी, ठीक है, और इस बी मॉलिक्यूल मींस जो टॉप सरफेस है इसके ऊपर क्या होगी, एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है, या एम्बिएंट एयर कहा जाता है, ठीक है, एम्बिएंट एयर, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग ए मॉलिक्यूल को देखते हैं, ठीक है, ये हमारा ए मॉलिक्यूल है। तो देखिए ये ए मॉलिक्यूल दिख रहा है। क्या अगर बात की जाए इस ए मॉलिक्यूल के जस्ट लेफ्ट में, जस्ट लेफ्ट और जस्ट राइट में क्या एक वाटर का मॉलिक्यूल होगा, या फिर जो भी फ्लूइड है इसमें, या फिर जो भी लिक्विड है उसका मॉलिक्यूल होगा। इसके जस्ट नीचे पे एक वाटर का मॉलिक्यूल होगा, सेम जस्ट ऊपर इसका एक वाटर का मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल होगा, यहाँ पे भी वाटर का मॉलिक्यूल होगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। अगर देखें तो क्या पूरी चारों तरफ से सेम यहाँ पे होगा, आगे होगा, सेम पीछे होगा, मतलब ये पूरा जो ये मॉलिक्यूल है, मान लो ये मॉलिक्यूल है, ये पूरा सराउंडेड है क्या, वाटर के मॉलिक्यूल से, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी मॉलिक्यूल है, यहाँ पे भी मॉलिक्यूल है और यहाँ पे भी मॉलिक्यूल है, ठीक है। और जैसे कि हम जानते हैं कोहेजन के कारण इन सभी मॉलिक्यूल्स के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होगा, ठीक है, उसी अट्रैक्शन फोर्स को क्या कहा जाता है, कोहेसिव फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक कोहेसिव फोर्स, या फिर हम लोग पहले बात कर रहे थे तो हम उसे इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स को, सॉरी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कह रहे थे, ठीक है। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कहें या कोहेजन फोर्स कहें, बात एक ही है। देखिए ये कुछ अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, हमेशा एक दूसरे के बराबर लगेगा ना। तो मॉलिक्यूल्स ने क्या किया है, इस ए मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है सभी चारों तरफ से मिलकर, ठीक है। अगर मैं बात करूं वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में, तो ये कोई ए मॉलिक्यूल बैठा हुआ है हमारा, तो क्या ये जो नीचे तीन मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं, ये जो नीचे तीन मॉलिक्यूल्स हैं, क्या ये सभी इस ए मॉलिक्यूल्स में एक डाउनवर्ड डायरेक्शन को फोर्स क्रिएट कर रहे होंगे या फोर्स लगा रहे होंगे कि ये ए मॉलिक्यूल है वो थोड़ा सा नीचे को आ जाए, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो ए मॉलिक्यूल पे इन तीन मॉलिक्यूल ने कुछ 5 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट किया, खाली मान रहे, ठीक है, 5 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट किया। सेम इस ए मॉलिक्यूल में अगर इन तीनों से देखा जाए, ठीक है, इन तीनों मॉलिक्यूल से देखा जाए, तो क्या ये भी एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स क्रिएट कर रहे होंगे, और वो फोर्स मान लेते हैं
कि वो भी कितना लग रहा है 5 न्यूटन, क्योंकि ये देखो अभी स्टेबल कंडीशन में है और इसके अराउंड वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनका कोहेरेंट फोर्स भी क्या होगा, सेम रहेगा, मींस उनका कोहेरेंट फोर्स भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि 5 न्यूटन यहाँ लग रहा है, 5 न्यूटन ऊपर लग रहा है। सेम अगर हॉरिजॉन्टली देखा जाए तो देखो 3 मॉलिक्यूल ये 5 यहाँ लगाएंगे, 3 मॉलिक्यूल 5 यहाँ को लगाएंगे, मतलब ये स्टेबल कंडीशन में। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो मॉलिक्यूल है ये कोहेसिवली स्टेबल है। ठीक है, मीन्स इसमें जो कोहेजन है वो क्या है, स्टेबल है। ठीक है, तो इसमें क्या कह सकते हैं, स्टेबल कोहेसिव फोर्स। तो इसमें क्या है, एक स्टेबल कोहेसिव फोर्स देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए तो इस बी मॉलिक्यूल को देखा जाए तो इस बी मॉलिक्यूल में तो ये कोई बी मॉलिक्यूल है। अब बी मॉलिक्यूल में देखा जाए तो राइट में एक वाटर का मॉलिक्यूल होगा, लेफ्ट में एक वाटर का मॉलिक्यूल होगा, बॉटम में एक वाटर का मॉलिक्यूल होगा, सेम इस डायरेक्शन में वाटर का मॉलिक्यूल होगा। जैसे कि यहाँ पे देखें तो देखो यहाँ पे एक वाटर का मॉलिक्यूल, यहाँ पे भी वाटर का मॉलिक्यूल, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। परंतु अगर मैं इस बी के ऊपर देखूं तो क्या मुझे वहां पे वाटर का मॉलिक्यूल मिलेगा, तो वहां पे कोई भी वाटर का मॉलिक्यूल मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो वहां पे किसका मॉलिक्यूल बैठा हुआ है, तो क्या ये एम्बिएंट एयर है, तो क्या ये एम्बिएंट एयर का जो मॉलिक्यूल है क्या वो इस बी मॉलिक्यूल के साथ टच में होगा। तो देखिए यहाँ पे एक एयर का मॉलिक्यूल है जिसे हमने ब्लू से रिप्रेजेंट किया है, सेम ये एम्बिएंट एयर का मॉलिक्यूल है और एक एम्बिएंट एयर का मॉलिक्यूल ये है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसने अट्रैक्शन फोर्स लगाया हुआ है कुछ ना कुछ, सेम इसने कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फोर्स लगाया है, सेम इसने कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फोर्स लगाए हैं। ठीक है, तो सेम अगर हम बात करें वर्टिकली तो यह हमारा बी मॉलिक्यूल है। इस बी मॉलिक्यूल में अगर देखा जाए ये 3 मॉलिक्यूल्स नीचे जो है, क्या वह इस बी मॉलिक्यूल्स पे कितना फोर्स लगाएंगे, क्या 5 न्यूटन का लगाने वाले हैं। ठीक है, परंतु अगर मैं बात करूं जस्ट इसके ऊपर के 3 मॉलिक्यूल जो कि एम्बिएंट एयर के हैं, क्या वो 5 न्यूटन फोर्स लगा सकते हैं इस पे, नहीं लगा पाएंगे ना, क्योंकि ये डिफरेंट मॉलिक्यूल है, इनकी दोस्ती अलग है। क्लियर है, तो अगर हम देखें मान लेते हैं कि इनने इन तीनों मॉलिक्यूल्स ने मिलजुल के जो फोर्स लगा दिया इसके ऊपर वो था 2 न्यूटन का। मान लेते हैं कि कितने का फोर्स लगा दिया, 2 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। परंतु अगर मैं बात करूं 5 का देखो नीचे को लग रहा है और 2 का ऊपर को फोर्स लग रहा है, तो क्या रिजल्टेंट 3 का नीचे को ही फोर्स लग रहा है। ये जो बी मॉलिक्यूल है क्या नीचे को ही जाने की कोशिश कर रहा होगा, क्योंकि 3 का तो क्या कर रहा है, नीचे को ही फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इस बी मॉलिक्यूल की, तो इस बी मॉलिक्यूल में आपका 3 न्यूटन का डाउनवर्ड डायरेक्शन को क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है। क्लियर है, और वो फोर्स कैसा है, कोहेजन फोर्स। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो क्या यहाँ पे देखो ये बी जो बी मॉलिक्यूल है ये क्या नीचे को जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब यहाँ पे जो कोहेसिव फोर्स है क्या वो स्टेबल है, वो स्टेबल नहीं है। तो क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड और अनस्टेबल। ठीक है, तो अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्स, तो इसके ऊपर क्या लग रहा है, एक अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो ये ए और बी की एनालिसिस सभी को समझ में आई होगी। बच्चों की तरीके से मैंने बताया आपको टोटली कि जो ये बी मॉलिक्यूल है, बी मॉलिक्यूल में एक अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स कार्य कर रहा है, परंतु अगर ए में देखा जाए तो यहाँ पे एक बैलेंस कोहेसिव फोर्स और स्टेबल कोहेसिव फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब देखो क्या ऐसे ही बी मॉलिक्यूल्स में जो बी मॉलिक्यूल्स है कि सबसे टॉप में है, क्या ये जो फ्लूइड लेयर है, इस फ्लूइड लेयर के सबसे टॉप वाले मॉलिक्यूल को पकड़ा हमने, तो क्या यहाँ पे अगर देखें हम बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो होंगे
इन सभी में क्या ऊपर से एम्बिएंट एयर होगी, तो क्या सेम ये जो बी वाली कंडीशन बनी है, क्या ये सभी मॉलिक्यूल्स में ये कंडीशन बन रही होगी? तो क्या इन सभी मॉलिक्यूल्स में एक डाउनवर्ड डायरेक्शन को अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्स एक्ट कर रहा होगा? यहां तक सभी को समझ में आ रहा है? ठीक है, तो सभी को क्या कर रहा होगा, एक अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स कार्य कर रहा होगा। ठीक है, परंतु अगर देखिए ये कंटेनर को टॉप से देखें, मतलब इसका जो क्रॉस सेक्शन है, टॉप क्रॉस सेक्शन है, वो क्रॉस सेक्शन कुछ रेक्टेंगुलर है। हमने माना ये क्रॉस सेक्शन कैसा है, रेक्टेंगुलर है। ठीक है, और ये क्या है, कुछ स्टेप से इसमें मतलब ऊपर से क्या होगी, पानी की एक शीट होगी। ठीक है, तो क्या इन सभी ऊपर जो मॉलिक्यूल्स है उनमें क्या कार्य कर रहा है, हमारा एक अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स कार्य कर रहा है। ठीक है, और जो ये मॉलिक्यूल है, ये टैंक के मॉलिक्यूल के साथ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, उनमें कुछ ना कुछ एडहेशन फोर्स लग रहा होगा। ये तो सभी जानते हैं कि जो कॉर्नर के मॉलिक्यूल्स होंगे, अगर इसे टॉप में देखा जाए तो यहाँ पे जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे इन सभी पे क्या लग रहा होगा, एडहेशन फोर्स कार्य कर रहा होगा। ठीक है, तो हमने इसे लेंथ के अलोंग देखा। ठीक है, मान लेते ये एल लेंथ है, इस एल लेंथ के अलावा अगर हम देखें तो क्या ये एडहेसिव फोर्स लग रहा है इन मॉलिक्यूल्स पे जो आपकी कॉर्नर पे बैठे हुए हैं, सबसे लास्ट कॉर्नर पे। ठीक है, सेम यहां पे भी। ठीक है, तो इन पे क्या कार्य कर रहा होगा, एक एफ फोर्स कार्य कर रहा होगा। सेम यहां पे भी क्या कर रहा होगा, एक एफ फोर्स कार्य कर रहा होगा। क्लियर है? अब इस एफ फोर्स के कारण देखो क्या हो रहा है, यहां पर समझते हैं। ये कोई शीट है, इसको अगर मैं फ्रंट से देखूं तो फ्रंट से ये कैसे दिखेगी, एक शीट दिखेगी। ठीक है, इस पे क्या कार्य कर रहा है, एक एफ फोर्स कार्य कर रहा है। और जो मॉलिक्यूल्स हैं, यहां पे जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या कर रहे होंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन को अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स लगा। अब देखिए अगर हम बात करें इस अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स के कारण, ये मान लो शीट है, इस अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स के कारण क्या ये शीट इस कर्व में आने की कोशिश कर रही होगी, क्योंकि सेंटर पे क्या लग रहा होगा, मतलब ये नीचे को क्या कर रही है, खींची जा रही है। परंतु यहाँ तो मॉलिक्यूल्स क्या आकर्षण के कारण जुड़े हुए हैं, तो ये तो ऊपर रहेगी, परंतु ये क्या हो रही होगी, नीचे को जा रही होगी। तो अगर ये नीचे को चले जाएगी, क्लियर है, तो इसी को बैलेंस करने के लिए यहां से क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है। और इसी फोर्स के कारण, जो फोर्स लग रहा है, मान लो शीट है, इस फोर्स के कारण क्या इस लेयर के अंदर एक टेंशन क्रिएट हो जाएगी, मींस इसमें थोड़ी सी स्ट्रेचिंग हो रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगी, टेंशन, और इसी टेंशन को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेस। ठीक है, इसी टेंशन को क्या कहते हैं, स्ट्रेस। और सभी जानते होंगे स्ट्रेस, सभी जानते हैं स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है आपका, फोर्स अपॉन में एरिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। ठीक है, हुक्स लॉ ने क्या कहा था, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें सरफेस टेंशन की, तो सरफेस टेंशन भी क्या है, एक टाइप की स्ट्रेस ही तो है। तो सरफेस टेंशन या सरफेस स्ट्रेस बात तो एक ही है। ठीक है, तो सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन क्या हो जाएगा, एरिया। अब फोर्स तो कितना लग रहा है, F। ठीक है, अब ये एरिया क्या है, क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रेस में जानते हैं, स्ट्रेस में क्या होता है, ये फोर्स क्या होता है, और ये फोर्स किस टाइप का होता है, और ये एरिया किस टाइप का होता है। क्लियर है, तो देखिए फोर्स हमेशा क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। ठीक है, अगर हम इसे एक्यूरेटली बोले तो जो ये फोर्स एक्चुअल में, इस फोर्स को नाम दिया जाता है इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, और इस एरिया को नाम दिया जाता है क्रॉस सेक्शन एरिया। तो सभी ने ड्राइंग की होगी, तो ड्राइंग में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पार्ट को कट करते हैं और उसका क्रॉस सेक्शन व्यू बनाते हैं। ठीक है, तो उसी एरिया को क्या कहा जाता है, क्रॉस सेक्शन एरिया कहा जाता है। अब इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स क्या हो रहा है, इस फोर्स के कारण, देखो इस फोर्स के कारण क्या जो इसके मॉलिक्यूल्स है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उनमें क्या एक रेजिस्टेंस फोर्स क्रिएट हो रहा होगा। अब क्या है, मान लो ये मार्कर को मैंने ऐसे करके जोड़ दिया।
ठीक है। अगर मैं इन दोनों मार्कर को ऐसे खींचूंगा तो क्या जिससे यहाँ पे मैंने जोड़ा है, मान लो ऐसे फेविक्विक से जोड़ा है, तो क्या फेविक्विक के मॉलिक्यूल्स में एक रेजिस्टेंस फोर्स क्रिएट हो रहा होगा। वो चाहेगा कि ये जो बॉन्ड मैंने बनाए ये टूटे ना। तो सेम जो ये लेयर बनी हुई है, क्या इन सभी मॉलिक्यूल्स में एक इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स क्रिएट हो जाएगा। और अगर मैं बोल रहा हूं कि ये लेयर टूटी नहीं है, तो क्या जो ये फोर्स F लग रहा है बाहर की तरफ, क्या वही इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स के बराबर ही होगा। तभी तो ये इसके हाथ को जुदा नहीं कर पा रहे हैं, या फिर इसके हाथ को हटा नहीं पा रहे हैं, या फिर इस बॉन्ड को तोड़ नहीं पा रहे हैं। क्लियर है। तो फोर्स किसके बराबर होगा, जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है वो एक्चुअल में किसके बराबर होगा, F के बराबर, क्योंकि ये सेफ कंडीशन की बात हो रही है। ठीक है। अब क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करें तो देखो क्या होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, ये जो लेयर है, इस लेयर को अगर मैं सेंटर से काट दूं तो उसी को क्या कहा जाता है, क्रॉस सेक्शन एरिया कहा जाता है। ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस लेयर को कुछ इस टाइप से काट दिया। ठीक है। तो इसको ये लेंथ हटा के इस लेंथ को यहाँ पे ऐड कर दो, ये एल लेंथ है। ठीक है। ये क्या है, एल लेंथ है। अब देखो यही जो मॉलिक्यूल है, ये जो यहाँ पे मॉलिक्यूल है, यहाँ पे मॉलिक्यूल है, यहाँ पे ये जितने भी मॉलिक्यूल्स है ना, यही लगा रहे होंगे क्या, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स यही लगा रहे हैं। तो जादू तो हो नहीं रहा है। ठीक है ना। तो मॉलिक्यूल्स जो हैं इन्हें हमने क्या कर रखा है, सेपरेट किया, काट के देखा, क्रॉस सेक्शन व्यू देखें। ठीक है। तो अगर मैं इस शीट को पकड़ू, ठीक है, जैसे कि ये है, मान लो ये टॉप सरफेस से हमें क्या दिख रहा है, ये आपका दिख रहा है। ठीक है। तो इस टॉप सरफेस से अगर हम देखें तो इसको अगर मैं बीच से काट के देखूं, ठीक है, तो अगर काट के देखूं तो क्या इसका कुछ एरिया निकल पाएगा, इसका कोई भी एरिया होने वाला नहीं है। क्लियर है। क्योंकि ये क्या है, थिन सी लेयर है ना। तो सेम क्या ये मॉलिक्यूल की लेयर की थिकनेस आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि यूनिट थिकनेस है, तो एरिया तो होगा नहीं इसका। क्लियर है। तो एरिया होता क्या है, लेंथ इनटू विड्थ या ब्रेड्थ। क्लियर है। अब देखो ब्रेड्थ या थिकनेस बोल सकते हैं। ठीक है, हम लोग थिकनेस बोल देते हैं। थिकनेस क्या है इसकी, यूनिट थिकनेस है, मान लो 1 थिकनेस है। और लेंथ क्या है, एल लेंथ है, जैसे कि हमने यहाँ पे दिखा रखा है, एल लेंथ है, तो एल इंटू 1 विल बी। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, एरिया के बदले क्या आ जाएगा, सिंपली लेंथ, क्योंकि ये क्या है कि लेयर है और लेयर की कोई भी थिकनेस नहीं होती है, इसलिए इसका कोई भी एरिया होने वाला नहीं है। ठीक है। तो सरफेस टेंशन हम लोग शॉर्ट में दिखाते हैं, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ। ठीक है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है, यूनिट लेंथ में डेवलप्ड इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स ही सरफेस टेंशन कहलाता है। तो देखिए सरफेस टेंशन की जो डेफिनेशन है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप्ड इन यूनिट लेंथ, ठीक है, इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। तो आप लोग इसको लिखते रहे। ठीक है। तो यहां तक आपको सभी को क्लियर है सरफेस टेंशन क्या है। ठीक। चलिए तो हम लोग नया इसकी यूनिट को जानते हैं। तो यहां तक हमने सरफेस टेंशन को जान लिया। सरफेस टेंशन है क्या, ठीक है, किसके कारण होता है, ड्यू टू अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स। तो एक नोट बनाएंगे और उस नोट में लिखेंगे। ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट, सरफेस टेंशन इज ड्यू टू तो सरफेस टेंशन किसके कारण हो रही है, क्या इसमें आंसर कोहेसिव फोर्स होना ज्यादा जरूरी है या फिर अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स होना ज्यादा जरूरी है, अनबैलेंस कोहेसिव फोर्स। ठीक है। तो सरफेस टेंशन इज ड्यू टू अनबैलेंस्ड कोहेसिव फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट, अब इसकी यूनिट जानते हैं, यूनिट क्या होती है। तो देखिए सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है। फोर्स पर यूनिट इज लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन, परंतु ये फोर्स एक्चुअल में है क्या, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अब यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगी, देखो फोर्स को किस में लिया जाता है, न्यूटन में, और लेंथ को किस में लिया जाता है, मीटर में। तो न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट ये तो क्या होगी आपकी एसआई यूनिट।
अब अगर हम बात करें फंडामेंटल की, फंडामेंटल तो फंडामेंटल यूनिट देखो न्यूटन, मींस फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स को किस में लिया जाता है? न्यूटन में। मास को किस में लिया जाता है? किलोग्राम में। एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मतलब ये न्यूटन के बदले क्या लिखा जा सकता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग ऐड कर लेते हैं न्यूटन के बदले किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर। तो मीटर से मीटर क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो क्या बन के किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है यहां तक सभी को? ठीक है। तो देखिए ये फंडामेंटल यूनिट की मेन आवश्यकता कहां पे पड़ेगी? डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए। इसकी डायमेंशन अगर आपको बतानी है तो फंडामेंटल यूनिट पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो देखिए डायमेंशन को देखते हैं। ठीक है, तो डायमेंशन देखो क्या होती है। तो पहले बेसिक डायमेंशन को आपको समझा देता हूं। एम किसके लिए जाता है? मास के लिए। अगर कहीं पे केजी दिख रहा है मींस मास है, एम लिया जाएगा। ठीक है, एल किसे लिया जाता है? लेंथ के लिए। अगर कोई भी लेंथ है किसी भी चीज मीटर में आ रही है, ठीक है, तो उसके लिए लेंथ लिया जाएगा। ठीक है, मींस एल लिया जाएगा। फिर आएगा आपका टी। टी किसके लिए जाता है? टाइम के लिए। अगर कहीं पे सेकंड आ रहा है तो वहां पे क्या लिया जाएगा? टी लिया जाएगा। ठीक है, एक फोर्थ होता है थीटा। थीटा किसके लिए जाता है? टेम्परेचर के लिए। ठीक है, किसके लिए लिया जाता है? टेम्परेचर के लिए। ठीक है, चलिए तो इसकी डायमेंशन बनाते हैं सरफेस टेंशन की। तो क्या बनेगी देखो, केजी, एम और एस। ठीक है, एल क्या है? पहले तो एल जान लेते हैं। मीटर दिख रहा है कहीं? नहीं दिख रहा है, तो एल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो सेकंड क्या होगा? टी में लिया जाएगा। तो टी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? टी की पावर माइनस। तो ये क्या होती है? इसकी डायमेंशन होती है। ठीक है, तो सरफेस टेंशन की जो डायमेंशन होती है क्या होती है? एम एल 0 टी माइनस 2। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां से एक नोट और बनाएं और उस नोट में एक चीज और जानते हैं। अब देखो जैसे कि हमने बोला सरफेस टेंशन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर। अगर मैं ऊपर नीचे मीटर मीटर से गुणा भाग कर दूं तो क्या किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? तो अगर हम देखें तो ये क्या बन के आएगी? देखो न्यूटन मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर को क्या कहा जाता है? क्या जूल कहा जाता है? तो न्यूटन मीटर को क्या कहा जाता है? जूल कहा जाता है। तो जूल पर मीटर स्क्वायर ये किसकी यूनिट हुई? सरफेस टेंशन की। और एक्चुअल में इसे कहा जाता है सरफेस एनर्जी। ठीक है, क्या कहा जाता है इसे? सरफेस एनर्जी। ठीक है, तो यहां तक आए हो आपको सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो कृपया करके लाइक करते रहे हमारे इस वीडियो को। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी करते रहे। चलिए तो देखिए सरफेस टेंशन हमने जान लिया कि सरफेस टेंशन क्या है। ठीक है, अब देखिए अगर हम बात करें टेम्परेचर की कारण, टेम्परेचर के कारण आपका सरफेस टेंशन में क्या फर्क आने वाला है? तो क्या अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो समझना, टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? दूर जाने लगेंगे। तो जब भी मॉलिक्यूल्स दूर जाते हैं उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स क्या होने लगता है? कम होने लगता है। मतलब उनके बीच का जो कोहेजन फोर्स है या कोहेसिव फोर्स है वो क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। सेम हम अपने पे अगर अप्लाई करेंगे, मान लो एक फ्रेंड है जो काफी क्लोज है, ठीक है, कुछ साल दूर चले जाता है हमसे, तो क्या हमारा कुछ ना कुछ अट्रैक्शन तो हल्का सा कम होने लगता है ना उससे। तो मीन्स क्या हो रहा है? जब भी मॉलिक्यूल्स दूर जाते हैं इनका अट्रैक्शन क्या होता है? कम होता है। तो जैसे कि हमने देखा था टेम्परेचर को बढ़ाते हैं हम जब भी, तो उनके बीच का गैप क्या होता है? बढ़ता है। गैप बढ़ता है तो मीन्स कोहेजन फोर्स क्या होगा? कोहेजन फोर्स क्या होगा आपका? कम होगा।
कोहेजन फोर्स अगर कम होगा तो जो सरफेस टेंशन है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो सरफेस टेंशन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर टेम्परेचर को घटाते हैं कोहेजन फोर्स क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। कोहेजन फोर्स जितना ज्यादा होता है, क्योंकि ये किसके कारण होता है, अनबैलेंस कोहेजन फोर्स के कारण। तो कोहेजन फोर्स क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कोहेजन फोर्स के कारण बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन क्या होने लग जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। तो टेम्परेचर से कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जब भी हम किसी के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सरफेस टेंशन में क्या होती है, कमी आती है, उसकी सरफेस में उतनी टेंशन मींस प्राप्त टेंशन प्रोवाइड नहीं हो पाती है। ठीक है, चलिए तो देखिए कोहेजन फोर्स जब भी हम बात करते हैं तो टेम्परेचर के रिलेशन में कैसे रहता है, आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन रहता है। ठीक है, तो कुछ हम लोग किसी मटेरियल की सरफेस टेंशन को जान लेते हैं, कभी कभी कॉम्पिटिशन में एज इट इज वैल्यू पूछ ली जाती है। तो अगर पूछे जाए सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, वाटर की सरफेस टेंशन, ठीक है, तो लिख लेता हूं पॉइंट को, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर at 20 degree Celsius at water and air interface, ठीक है, मतलब जो सरफेस टेंशन वाटर की 20 डिग्री सेल्सियस पे जब वह एयर के इंटरफेस में है, जैसे कि हमने देखा था केस, उसमें क्या थी, ऊपर एयर थी। मेन जो होती है सरफेस टेंशन वो डिपेंड करती है ऊपर से इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल का मतलब क्या होता है, जो आपस में घुले नहीं। जैसे कि आप पानी है, पानी के ऊपर तेल डाल दिया, ड्यू टू डेंसिटी वेरिएशन वो मिक्स होने वाले नहीं है। सेम अगर आपने पानी है, पानी में मरकरी डाल दिया, ड्यू टू डेंसिटी वेरिएशन वो भी मिक्स होने वाला नहीं है। तो जब भी हमने देखो ये लिक्विड की लेयर है, इसके ऊपर कोई ऐसी लिक्विड की लेयर आ जाए जो इमिसिबल है, मतलब वो मिक्स नहीं हो सकती है, तो उसी के कारण क्या डेवलप्ड होता है, सरफेस टेंशन डेवलप्ड होता है। अगर मैं इसके ऊपर ऐसा लिक्विड डाल दूं जो सेम कोहेजन फोर्स लगा दे, मतलब 5 का यहाँ लगा दे, 5 का यहाँ लगा दे, तो बात तो एक ही होगी, तो यहाँ पे भी सरफेस टेंशन क्रिएट होने वाली नहीं है। तो जब तक कोई भी इमिसिबल सरफेस नहीं आती है तब तक कोई भी सरफेस टेंशन क्रिएट नहीं होगा। इस चीज को दिमाग में डाल लो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अभी आपको पूछा है कि वाटर और एयर इंटरफेस में कितना होता है, तो ये होता है 0.07326 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, यूनिट हमेशा ध्यान रखना क्या होती है, न्यूटन पर मीटर। सेम अगर बात करें सरफेस टेंशन ऑफ Hg, ठीक है, सरफेस टेंशन ऑफ Hg मीन्स मरकरी एट 20 डिग्री सेल्सियस एट वाटर एंड एयर इंटरफेस। ठीक है, सेम सॉरी एट एयर इंटरफेस, वाटर में, ठीक है, एट एयर इंटरफेस। ठीक है, तो एयर इंटरफेस में कितनी होती है इसकी जो सरफेस टेंशन, 0.480 न्यूटन पर मीटर। तो मरकरी की जो सरफेस टेंशन होती है वो किसके कंपेयर में, वाटर के कंपेयर में क्या होती है, ज्यादा। ये कितनी है 0.0 और ये कितनी है 0.480 मीन 0.5 के लगभग। ठीक है, तो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं। तो हमने सरफेस टेंशन को काफी अच्छे से क्लियर कर लिया है, तो होप आपको समझ में आ रहा हो यहाँ तक। दूसरी बात आपको बताना चाहूंगा कि अब इसके बाद सरफेस टेंशन तो क्लियर हो गया है, परंतु हमें एप्लीकेशंस ऑफ सरफेस टेंशन भी जानना है। ठीक है, क्योंकि इससे भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन से। ठीक है, तो उसको हम लोग अगले टॉपिक में देखेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि एप्लीकेशंस ऑफ सरफेस टेंशन को। ठीक है, थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।